हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। अभी के इस क्लास में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने ऑपरेंट और पिकरैट का मीनिंग देखा था, पिकरैट का फुल फॉर्म हमने कंप्लीट किया था। अभी जो है हम लोग क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे, क्योंकि हम एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर को एक क्लासरूम मैनेजमेंट भी आना चाहिए कि आप अपने क्लासरूम में सब कुछ कैसे मैनेज करोगे। तो दिस इज अबाउट क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम को मैनेज मतलब आप तो एक टीचर हो और स्टूडेंट्स कितना है 40-45 और मतलब कॉलेज में तो उससे भी ज़्यादा होता है। तो आपको एक प्रॉपर रूल सेट करना होगा, बेसिक रूल, और आपको ये मान के चलना है कि आपको किसी भी स्टूडेंट को ना ही फिजिकली और ना ही इमोशनली हर्ट करना है। मतलब आपको किसी को भी हर्ट नहीं करना है, ये मन में बिठाना है। आपको किसी को भी फिजिकली या इमोशनली किसी को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। पनिशमेंट है, पनिशमेंट आप दे सकते हो, बट आपको पनिशमेंट जो होना चाहिए रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और कभी भी कुछ चीज़ रॉन्ग नहीं होना चाहिए। आपको स्टूडेंट को कंट्रोल करना है। स्टूडेंट को कंट्रोल ही करना मीन्स आपका पर्सनालिटी ऐसा होना चाहिए कि आप स्टूडेंट को जब प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट आपके पास आए, आप जब बोल रहे हैं कुछ तो वो सुने। तो एक रैपो भी बिल्ड करना होता है। तो कुछ पॉइंट्स है जिसको हमें ध्यान में रखने का है। जैसे कि मान लो कुछ बच्चे हैं का काफ़ी बात कर रहे हैं, ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं क्लास में, सुन नहीं रहे हैं, डिसिप्लिन को हैम्पर कर रहे हैं, डिसिप्लिन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्लास को डिसरप्ट करे, बीच बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। तो उस स्टूडेंट्स का हम क्या करेंगे, उस स्टूडेंट्स का हम चेंज कर देंगे सीट। ठीक है, चेंज कर देंगे सीट। हम ये नहीं करेंगे कि हाँ उसको पनिशमेंट दे दिया, डांट दिया सबके सामने, शांति से चेंज कर दो सीट। ठीक है, सीट को चेंज कर दो। नेक्स्ट, अब जैसे कि किसी भी बच्चे का माइंड को डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। अगर डाइवर्ट हो रहा है तो उसको एज अ टीचर उस सिचुएशन में आपको इमीडिएट एक्शन लेना है। आपको इमीडिएट एक्शन लेना है, किसी का भी माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, अगर ऐसा कोई मोमेंट आ रहा है जिसमें आप उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपको बच्चे का बिहेवियर इतना डिस्टर्बिंग लगा कि आप उस मोमेंट को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, आपके लिए वो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन बन गया है, तब आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, यू कैन स्टॉप टीचिंग। स्टॉप टीचिंग, यू कैन स्टॉप टीचिंग इन केस ऑफ मिसबिहेवियर। इन केस ऑफ मिसबिहेवियर, आपसे अगर कोई मिसबिहेव कर रहा है कोई स्टूडेंट, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो सुन लेते हैं, कॉलेज में कुछ बच्चे होते हैं जो काफ़ी बदमाशी करते हैं। तो अगर मान लो वो नहीं सुन रहे, मिसबिहेव कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप क्लास में अभी पढ़ाना बंद कर दो। उस समय में आपको एंटायर क्लास को हैंडल करना है, सभी एक बच्चे पर फोकस करना है, सभी को कंट्रोल करके रखना है। ठीक है, उसलिए आप जैसा सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप चेंजेस को अडेप्ट करो एंड सेंसिटिव तरीके से रिएक्ट करो एंड बी सेंसिटिव। ठीक है, कभी राइटिंग का टास्क दो, कभी स्पीकिंग का टास्क दो, कभी रीडिंग का टास्क दो। आपको काउंसलिंग भी करना होगा आफ्टर क्लास, आपको काउंसलिंग भी करना है, ये जानने के लिए जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फीडबैक भी देना है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो उस चीज़ को कैसे टैकल करना है। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर रिक्वायर्ड हुआ, ठीक है, बच्चे का बिहेवियर नहीं सुधर रहा, कुछ प्रॉब्लम जिसमें वो नहीं सुन रहा आपका बात, अगर रिक्वायरमेंट है तो यू कैन ऑल्सो टॉक टू पेरेंट्स। ठीक है, टॉक टू पेरेंट्स। वैसे ये सारा तो जनरल जनरल पॉइंट्स था जो आपको भी पता है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट में आपको ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखना है। अब आता है कुछ पॉइंट्स का हम मीनिंग देखेंगे। इवैल्यूएशन क्या होता है और इवैल्यूएशन का मीनिंग क्या होता है। इवैल्यूएशन का मतलब हुआ, इवैल्यूएशन जो डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, किस पे, टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, ये तीनों का मीनिंग अभी हम देखेंगे। एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ना, लाइक अगर हम इवैल्यूएशन की सिर्फ बात करें, सिर्फ हम इवैल्यूएशन वर्ड की बात करें, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन वर्ड जो है ये खुद में एक बहुत बड़ा वर्ड है, क्योंकि इसमें हम एक सिस्टमैटिक वे, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। इसमें एक सिस्टमैटिक प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, सिस्टमैटिक प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, वो क्या सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, हम डेटा को एनालाइज करते हैं। ठीक है, एंड
उसके बाद डेटा को इंटरप्ट करते, मीन्स वो इन्फॉर्मेशन को इंटरप्ट करते हैं एंड हम चेक करते हैं कि हमें जो चाहिए था वो हमें मिला या नहीं मिला। तो इवैल्यूएशन एक सिस्टमैटिक वे है कलेक्ट करने का, इंटरप्रेट करने का एविडेंस, जिसके हेल्प से आप जजमेंट कर सको। इवैल्यूएट, ठीक है। तो इसमें हम कुछ चीज को जजमेंट करने के लिए इवैल्यूएट करते हैं, तो जजमेंट ऑफ वैल्यू भी आप लिख सकते हो। दिस इज अ इवैल्यूएशन, ठीक है। हमारा पॉइंट होता है कि हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जजमेंट के बाद वी आर गोइंग टू टेक एक्शन, हम एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक सिस्टमैटिक वे से होता है, जैसे आप किसी भी चीज का एविडेंस कलेक्ट करते हो, ठीक है, तो वो सिस्टमैटिक वे से होता है। तो जजमेंट, इंटरप्रेट करना, ये सब वर्ड जो है आपका इवैल्यूएशन से कनेक्टेड है। इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो अगर हम इवैल्यूएशन वर्ड का मीनिंग देखें, ठीक है, इवैल्यूएशन मतलब होता है जजमेंट। क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ जजिंग या फिर कैलकुलेटिंग द क्वालिटी या इंपॉर्टेंस। इवैल्यूएशन एक नया ट्रीटमेंट है, ये तब तक कंप्लीट नहीं होता है, दैट टेक प्लेस अंटिल डेटा हैज बीन कलेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इवैल्यूएशन जैसे कि लिखा है कि, ये तो छोड़ो, इवैल्यूएशन ओपिनियन, नेचर, कैरेक्टर, राइटिंग एबिलिटी, ठीक है। इवैल्यूएशन का मीनिंग इतना क्लियर है। ये आपका द मेकिंग ऑफ जजमेंट, एंड जजमेंट करने के लिए आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, नंबर या वैल्यू ऑफ असेसमेंट, आप उसके लिए डेटा कनेक्ट कर रहे हो, वो हो गया आपका इवैल्यूएशन, ठीक है। अब एक वर्ड है दैट इज की CCE। CCE का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। CCE, continuous and comprehensive in continuous and comprehensive evaluation, continuous and comprehensive evaluation, that is CCE। continuous and comprehensive evaluation, ये बेसिकली आपने अपना स्कूल में सीखा होगा, सुना होगा, CCE पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव जो है और कंटिन्यूअस जो है, ठीक है, इसका अलग अलग से मीनिंग बताती हूँ, ये क्यों कॉम्प्रिहेंसिव है, कुछ और क्यों नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हुआ कि हम बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करेंगे, ऑल राउंड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम, जिसमें टीचर अलग अलग टेक्निक से एक बच्चे का परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेगी, एक चाइल्ड का परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेगी। तो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हुआ किसी भी चाइल्ड का डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सारे एस्पेक्ट में, सारे ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। एंड कंटिन्यूअस मतलब हुआ कि इवैल्यूएशन जो होता है ये कंटिन्यूअस होता है, इवैल्यूएशन जो हम कर रहे हैं ये आपका कंटिन्यूअस होता है। इवैल्यूएशन इज कंटिन्यूअस, क्योंकि हम बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करेंगे तो हमारा इवैल्यूएशन भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इवैल्यूएशन जो है ये आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है ये आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इवैल्यूएशन आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। इवैल्यूएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसमें कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस इन नेचर होता है। यहाँ पे एग्जामिनेशन ही नहीं होता है सिर्फ, बट हम एग्जामिनेशन का इवैल्यूएशन करते हैं, इवैल्यूएशन जो कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। तो इवैल्यूएशन भी करते हैं, एग्जामिनेशन ही सिर्फ नहीं होता है। तो CBSE आपका CCE पैटर्न को फॉलो करता है, जो बेसिकली 2 पैरामीटर पे बेसिस होता है, जहाँ पे हम स्टूडेंट का परफॉर्मेंस के साथ साथ उसका लर्निंग डिफिकल्टी, टाइम के अकॉर्डिंग उसको क्या समझ नहीं आ रहा है, क्या समझ आ रहा है, एकेडमिक सेशन कितना होता है, हाफ ईयरली, फिर से फाइनल ईयर, फिर से फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमिटिव असेसमेंट, तो ये सब क्या है कि रेगुलर आप कंटिन्यूअसली उस बच्चे का इवैल्यूएशन कर सको। तो CCE जो है बेसिकली किसी भी स्टूडेंट का CCE पैटर्न अगर स्कूल में होता है तो वो आपका रेगुलर आपका इम्प्रूवमेंट ट्रैक करती है, ठीक है, रेगुलर इम्प्रूवमेंट ट्रैक करती है। हम ये देखते हैं, हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है हम ये आइडेंटिफाई करेंगे, आपका डिफिकल्टी एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे, डिफिकल्टी एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे, एंड उसके बाद हम उसके लिए एक सुटेबल रेमेडीज भी देखेंगे एज पर CCE पैटर्न, ठीक है। एंड जिससे आपका लर्निंग प्रोसेस जो है, लर्निंग परफॉर्मेंस जो है, लर्निंग और
इनहैंस हो सके एज पर CCE पॉइंट। ठीक है, तो अब 3 पॉइंट है आपका, एक है मेजरमेंट, एक है असेसमेंट और एक है इवैल्यूएशन। ये तीनों का मेन डिफरेंस क्या है वो देख लो। इवैल्यूएशन का तो समझ लिया, इवैल्यूएशन का लिख लेते पहले जो हमें समझ में आया। इवैल्यूएशन का हुआ कि हम यहाँ पे जजमेंट करते हैं, हम इसमें एनालाइज कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। जैसे कि हम अगर बात करें आपके क्वेश्चन पेपर का, तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, पुअर है, या फिर गुड है या एक्सेलेंट है, तो ये है हुआ इवैल्यूएशन। तो अगर आपका पुअर परफॉर्मेंस है एग्जाम का, तो ये आपका क्या हम बता रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं कि आपको कितना मार्क्स आया। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं मेजरमेंट। हम मेजरमेंट की बात करें, कुछ चीज को मापने की बात करें, मेजर करना। ठीक है, मेजर करना, जैसे कि हम मेजर किस में करते हैं, नंबर्स में करते हैं, तो यहाँ पे आपका नंबर्स आ जाता है, या न्यूमेरिकल्स हम बोल सकते हैं। जैसे कि आपको मान लो 70 आया 100 में, तो ये क्या हुआ, ये मेजरमेंट हुआ। आपको 70 आया 100 में, तो ये क्या हुआ, मेजरमेंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक और वर्ड है, दैट इज असेसमेंट। असेसमेंट हम करते हैं, असेसमेंट, असेसमेंट का हो जाता है कि हम मेजर्ड डेटा का हम असेसमेंट कर रहे हैं। मतलब ये जो मेजर डेटा हुआ ना, अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो आपका ये परफॉर्मेंस है, ये एवरेज है या बिलो एवरेज है या गुड है या एक्सेलेंट है। तो ये असेसमेंट होता है। ठीक है, हम जहाँ पे इंटरप्रेट कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, आपका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं किसका, ऑफ मेजर्ड डेटा, ऑफ मेजर्ड डेटा। जो डेटा आपने मेजर किया है इसमें, जैसे कि इसमें, तो हम देख रहे हैं कि आपका क्या है परफॉर्मेंस। तो हम लोग इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, पहले हो गया मेजरमेंट, फिर हो गया असेसमेंट, फिर हो गया इवैल्यूएशन। अब जैसे कि मान लो आपको आया है मार्क्स 90 आउट ऑफ 100, तो ये क्या है, गुड मार्क्स है, गुड मार्क्स। तो आपका असेसमेंट में क्या लिखेंगे, वेरी गुड। ठीक है, असेसमेंट में वेरी गुड, एंड इवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे, सॉरी असेसमेंट में गुड नहीं लिखेंगे, इवैल्यूएशन में गुड लिखेंगे। यहाँ पे भी रॉन्ग लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इसको एक्सीलेंट। ठीक है, एक्सीलेंट। ठीक है, यहाँ पे भी हम लिखेंगे एक्सीलेंट। ठीक है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है वो हम देख रहे हैं, मार्क्स के बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस कैसा है वो हम देख रहे हैं। अब इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका देखेंगे हम क्या आया है, तो दिस इज गुड या वेरी गुड। जैसे कि अगर मान लो हम लोग थर्मोमीटर अगर हम चेक करते हैं, थर्मोमीटर, ठीक है, तो थर्मोमीटर अगर 48 डिग्री सेल्सियस है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि दिस इज अबव एवरेज, अबव एवरेज। और यहाँ पे क्या लिखेंगे इवैल्यूएशन में कि दिस इज हॉट, हॉट एरिया है अभी। ठीक है, तो ये हुआ मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो एक चीज तो क्लियर हुआ कि मेजरमेंट जो है उससे हमारा क्या निकल के आ रहा है, असेसमेंट। तो मेजरमेंट आपका किसको कवर करेगा, ये असेसमेंट में होके आएगा, और असेसमेंट ये तीनों को कौन कवर करेगा, इवैल्यूएशन कवर करेगा। तो मेजरमेंट आपका नैरो एरिया हो जाता है, नैरो पार्ट कवर करता है, फिर आपका होता है दैट इज असेसमेंट, एंड फिर इवैल्यूएशन सबसे वाइड पार्ट को कवर करता है, क्योंकि ये तीनों को कवर कर रहा है। तो मेजरमेंट और आपका असेसमेंट देन इवैल्यूएशन। तो मेजरमेंट में बेसिकली हम सारा इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। मेजरमेंट में वी आर गैदरिंग द होल इंफॉर्मेशन, हम गैदर कर रहे हैं सारा इंफॉर्मेशन को कि आपको कितना मार्क्स आया, कितना मार्क्स नहीं आया। फिर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, डेटा को कंपेयर कर रहे हैं, जहाँ पे हम डेटा को कंपेयर कर रहे हैं टू और मोर डेटा को, इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर रहे हैं, तब ये हो गया असेसमेंट। जैसे कि यहाँ पे हमने कंपेयर किया कि आपको अबव एवरेज मार्क्स आया या बिलो एवरेज, एंड इन सब से हमारा इवैल्यूएशन निकल के आता है। दैट मीन्स आपका कंपैरिजन एंड इंफॉर्मेशन से आपका इवैल्यूएशन आता है। ठीक है, क्लियर है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो मार्क्स देने का तरीका या इवैल्यूएशन करने का, जजमेंट करने का जो तरीका है, ये आपका 2 अप्रोच से होता है। इवैल्यूएशन मतलब टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की बात करें तो बेसिकली यहाँ 2 टाइप ऑफ इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, 2 टाइप, अप्रोच के बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू अप्रोच। अप्रोच के बेसिस पे वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। अप्रोच के बेसिस पे वी आर हैविंग 2 टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। एक हो गया आपका क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव
क्वांटिटेटिव और एक हो गया आपका क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव। हम इवैल्यूएशन की बात करें, इवैल्यूएशन अभी आपने देखा जजमेंट, एनालाइजिंग करना, ठीक है। तो बेसिकली हम अभी टाइप ऑफ इवैल्यूएशन में एज पर अप्रोच के बेसिस पे आपका दो होता है, एक हो गया क्वांटिटेटिव और एक हो गया क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जब हम क्वांटिटेटिव की बात करें मतलब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, नंबर्स की बात करें, और जब हम क्वालिटेटिव की बात करें मतलब हम अगर इंटरव्यू लिख ले इसमें और हम ये चेक करें कि इंटरव्यू में आपका कैसा रिस्पॉन्स रहा, तो ये आपका क्वालिटेटिव में आ जाएगा। जैसे कि मान लो अगर हम चेक करें किसी भी फूड का क्या मार्क्स है, क्या रेटिंग है, तो हम उसमें जो रेटिंग चेक करते हैं वो क्वालिटी हो गया, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि उस फूड का क्वालिटी क्या है, उस रेस्टोरेंट का फूड का क्वालिटी क्या है, तो रेटिंग आपका क्वालिटेटिव में जाएगा। हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व करके बता रहे हैं वो बंदा कैसा है या वो बंदी कैसी है, तो वो क्या हो जाता है, वो क्वालिटेटिव हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, आपके इंटरव्यू में आपका जो रिस्पॉन्स है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इससे क्या पता चलेगा कि ये एक क्वालिटेटिव एम्प्लॉय है या नहीं है, ये हमारे लिए आगे दिन हेल्पफुल हो सकता है या नहीं। तो दिस इज इंटरव्यू इज क्वालिटेटिव, ठीक है। दूसरा हम रेटिंग लिख चुके हैं। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड मतलब हम सबका डिटेल्स मतलब डेटा कैप्चर कर रहे हैं, जैसे कि कुछ रिकॉर्ड को चेक करके हम देख रहे हैं कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है, ठीक है। एंड क्वांटिटेटिव में क्या आएगा, नंबर्स की बात करें तो आपको ओरल एग्जाम में कितना मार्क्स आया, आपको रिटन एग्जाम में कितना मार्क्स आया, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में कितना मार्क्स आया, तो ये सब आपका क्वांटिटेटिव में जाएगा। जहां पे आप प्रॉपर तरीके से कुछ लिख रहे हो और उसमें आपको मार्क्स दी जा रही है, आपको हवा में कोई ऑब्जर्व करके मार्क्स नहीं दे रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हो, तो ये क्वालिटेटिव, आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, यहाँ पे भी ऑब्जर्व और यहाँ पे भी ऑब्जर्व, बट यहाँ पे आप एक ने कुछ सबमिट किया है रिस्पॉन्स, उसके बेसिस पे आपका कुछ रिटन एरिया है, आपका कुछ बोला हुआ है, पेन एंड पेपर से आपने कुछ रिस्पॉन्स दिया है, आपने प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे, आपका लर्निंग स्किल्स के बेसिस पे आपको जो मार्क्स दी जाती है, दैट इज आपका अप्रोच में, आपका क्वांटिटेटिव अप्रोच में जाएगा वो, ठीक है। अब हम फेज के बेसिस पे बात करते हैं। ये हो गया आपका एज पर आपका ये जो अप्रोच अभी हमने डिफरेंस किया, ये आपका अप्रोच के बेसिस पे हुआ। अब हम फेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन से क्या है इसका बाइफर्केशन अभी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला होता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, आप जब एग्जाम देने जाते हो मान लो, तो उस एग्जाम के बेसिस पे, उस मार्क्स के बेसिस पे पता लगता है कि आपको कहाँ पे प्लेसमेंट मिलेगा। आप इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू में आप कुछ एग्जाम हो गया मान लो, कुछ ले लिया, कुछ रिटन टेस्ट, अब उस टेस्ट के बेसिस पे वो आइडेंटिफाई करेगा कि आपका प्लेसमेंट बेसिकली होगा कहाँ। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि प्लेसमेंट में कहीं भी आपको प्लेसमेंट देने से पहले आपका बिगिनिंग, BEGINING, हाँ, आपका बिगिनिंग नॉलेज चेक कर रहा है कि आप आगे जाने के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं, तो आपका बिगिनिंग नॉलेज चेक करा जा रहा है। तो जब हम बिगिनिंग नॉलेज चेक करें एंड उस नॉलेज के बेसिस पे आपको आगे भेजने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपका प्लेसमेंट में आएगा। हम आपका एंट्री बिहेवियर देख रहे हैं, ठीक है। हम जब आपका एंट्री बिहेवियर कैप्चर करना चाह रहे हैं, एंट्री रिस्पॉन्स कैप्चर करना चाह रहे हैं, तो ये आपका प्लेसमेंट में होगा। अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे कि नेट JRF में ही ले लो, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने से पहले आपको एक एग्जाम लिया जा रहा है, ये चेक करने के लिए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के काबिल भी हो या नहीं। तो ये किस में जाएगा, ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फेज ऑफ इवैल्यूएशन होता है आपका फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव वर्ड से हमेशा याद रखना, ये वाला आपका इवैल्यूएशन ड्यूरिंग होता है, आपका ड्यूरिंग, हमेशा ड्यूरिंग वर्ड इसके लिए याद रखना। मतलब ये हो गया कि आपका कंप्लीट होने से पहले, ड्यूरिंग मतलब क्या हो रहा है, जब कुछ चीज चल रहा है उसी फेज में, जैसे कि मान लो क्लास चल रहा है, क्लास के चलते चलते में टीचर ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, क्लास चल रहा है, क्लास चलने के बीच में ही टीचर ने आपको फीडबैक दे दिया, आपका सक्सेस का, आपका फेलियर का। आपको कुछ भी चीज अगर क्वेश्चन में ड्यूरिंग वर्ड लिखा है, मतलब बिफोर कंप्लीटिंग दैट प्रोग्राम, बिफोर कंप्लीटिंग
दैट प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के कंप्लीट होने से पहले आपको, बिफोर, उससे पहले आपको बताया जा रहा है, दैट इज अ फॉर्मेटिव, वो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आएगा। जैसे कि मान लो मैंने पीवाईक्यू का सेशन लिया, पीवाईक्यू सेशन लिया, आपको मार्क्स बताया इतना आया आपका या इतना नहीं, ये जो मैं ले रही हूँ ये आपका फॉर्मेटिव में आएगा। लेकिन जो टेस्ट एनटीए लेगा ना, जो टेस्ट एनटीए लेगा वो आपका सबमिटिव में आएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका पता चलेगा आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो सबमिटिव इवैल्यूएशन जो कि आपका एक एक्सटर्नल इवैल्यूएशन कहलाता है, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन कहलाता है, एंड ये हमेशा एट द एंड होता है, दिस इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ प्रोग्राम या फिर एट द एंड ऑफ कोर्स, हमेशा एंड में ही होता है, तो इससे हमें याद रखना है, ठीक है। एंड लिख लो, या फिर कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम पे होता है, कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम पे या कंप्लीशन ऑफ कोर्स पे होता है आपका सबमिटिव, ठीक है। सबमिटिव पार्ट इज ऑलवेज एक्सटर्नल, ये हमेशा एंड या कंप्लीशन पे होता है। एक नया आया हुआ है दैट इज इप्सेटिव, बट उससे पहले मैं आपको एक बताती हूँ डायग्नोस्टिक के बारे में। डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक वर्ड थोड़ा डॉक्टर से कनेक्टेड लगता है। डॉक्टर को हम क्या अपना सारा प्रॉब्लम्स बताते हैं, यस, तो डायग्नोस्टिक मतलब वही है कि टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। अब आपको ये नेट जेआरएफ का कोर्स करने में कौन सा यूनिट में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सा यूनिट आपको ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ही आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहलाता है। मतलब ये हुआ कि जब फॉर्मेटिव में ही आपको प्रॉब्लम्स बता रहे हैं हम, तो अगर आप प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हो, आप कोई भी फर्दर स्टेप को करने से पहले प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, तो आपको इमीडिएटली आप उसको इम्प्रूव करने पे वर्क करोगे, दैट इज अ डायग्नोस्टिक। लास्ट एक न्यू आया है दैट इज इप्सेटिव, IPSATIV। इप्सेटिव काफी अच्छा है, काफी अच्छा इवैल्यूएशन है, काफी अच्छा असेसमेंट है, जहां पे हम खुद के परफॉर्मेंस को, इंडिविजुअल की, कोई भी इंडिविजुअल जो होता है अपना ओन्स परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है, परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है, दैट इज इप्सेटिव। जैसे कि मान लो मैंने 2023 में भी एग्जाम दिया था, 2024 में भी एग्जाम दिया था। लेट्स से कि मेरा 2023 नेट का एग्जाम था एंड 2024 नेट का एग्जाम था। 2023 में मुझे 250 आया था आउट ऑफ 100, ठीक है, एंड अभी कितना आया है 270 आउट ऑफ 300। तो मैं क्या कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ। तो जब ये मैं जो कंपेयर कर रही हूँ अपना खुद का परफॉर्मेंस खुद से, तब ये कहलाता है इप्सेटिव। जब हम अपना प्रीवियस परफॉर्मेंस को करंट परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये आपका इप्सेटिव कहलाता है। इप्सेटिव में हम ये देखेंगे क्या मैंने लास्ट टाइम से ज्यादा अच्छा पढ़ा था या मेरा लास्ट टाइम से कम पढ़ाई हुआ था। यहाँ पे हम अपना ही प्रोग्रेस को यहाँ पे चेक कर रहे हैं, हम अपना ही परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं कंपेयर करके, ठीक है। तो ये होता है आपका इवैल्यूएशन, जब आपका इंस्ट्रक्शन, फेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे है ये, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। फॉर्मेटिव हमेशा आपका डेली सक्सेस के लिए होता है, याद रखना। डेली सक्सेस क्यों, क्योंकि आपका डेली बेसिस पे चेक किया जा रहा है आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। सबमिटिव आपका मास्टरी लेवल चेक करने के लिए होता है, जब आपका एनटीए एग्जाम लेती है और चेक करती है कि सही में ये बनने लायक है या नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ रेफरेंस के बेसिस पे। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रेफरेंस के बेसिस पे। ठीक है, अब नेचर ऑफ रेफरेंस के बेसिस पे वी आर हैविंग टू, वन इज नॉर्म रेफरेंस्ड, और एक हो गया क्राइटेरियन रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, REFERENCED, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड एंड नॉर्म रेफरेंस्ड। क्राइटेरियन से आपको एक वर्ड याद आएगा, क्राइटेरिया।
तो यहाँ पे आपको क्राइटेरिया ही याद रखना है। एंड नॉर्म से आपको याद रखना है, यहाँ पे हम कुछ रूल्स, नॉर्म्स मतलब क्या होता है, रूल्स होता है, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं। जब भी कभी हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तब हम हर एक इंडिविजुअल को दूसरे से कंपेयर करेंगे। इंडिविजुअल को क्या कर रहे हैं, किसी भी इंडिविजुअल को, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल को कंपेयर कर रहे हैं, किसी से कंपेयर कर रहे हैं, दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, अदर एग्जामिनी से, अदर एग्जामिनी से, ठीक है। रूल्स बना लिया है कुछ एंड उसके बेसिस पे हम आपको कंपेयर कर रहे हैं। एंड ये क्राइटेरिया में क्या होता है, क्राइटेरिया में आपने कुछ क्राइटेरिया सेट किया हुआ है एंड उस क्राइटेरिया को जो फुलफिल कर रहा है वो आपके साथ है, जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है वो आपके साथ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हम बेस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं एनटीए का। एनटीए का जो नेट सीआरएफ का एग्जाम होता है, यहाँ पे क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस को बाकी सबके साथ कंपेयर किया जाता है, तभी आपको परसेंटाइल मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जॉब का। जॉब में क्या होता है, जॉब में क्राइटेरिया सेट कर देता है कि हाँ ये पर्सन जो है 2 से 5 साल का इसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसको टाइपिंग आना चाहिए, इसको एक्सेल आना चाहिए, इसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि क्या ये राम नाम का जो पर्सन है ये सब क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। चलो ठीक है, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, टाइपिंग भी अच्छा है, एक्सेल भी अच्छा है, बट कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, मतलब ये हमारे क्राइटेरिया को नॉट पास कर रहा है, पास नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये हमारे साथ नहीं आ सकता है। वहीं पे एक और लड़का है जिसका नाम श्याम है, अब इसका सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो जा रहा है, मतलब ही इज पासिंग, ये पास कर रहा है सारा क्राइटेरिया जो बना हुआ है, ठीक है। यही है आपका एनआरटी एंड सीआरटी का डिफरेंस। एनआरटी दैट इज नॉन रेफरेंस क्राइटेरियन एंड CR नॉन रेफरेंस्ड एंड CRT दैट इज क्राइटेरियन रेफरेंस। क्राइटेरिया में हम क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं एंड उसके बेसिस पे हम चेक कर रहे हैं, एंड नॉर्म में हम एक पर्सन को बाकी सबसे कंपेयर करके चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एज पर नेचर ऑफ रेफरेंस के बेसिस पे। अब हम आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट क्या होता है। रिफ्लेक्टिव मतलब क्या हुआ, आप रिफ्लेक्टिव लेवल का सोचो। रिफ्लेक्टिव लेवल का आप सोचोगे जहां पे आप क्या करते हो कि अपने ही दिए गए क्वेश्चन का आंसर के बारे में सोचते हो, ठीक है। जैसे कि रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट एक टेक्निक है जो कि टीचर आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करती है एंड बोलती है कि अब आप अपना इसका आंसर सबमिट करो। जैसे कि मैंने पूछा कि व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, ठीक है। मैं पूछूंगी कि आपका सोचना क्या है इसमें, आप अपना थॉट शेयर करो, तो आप इस पे अपना थॉट शेयर करोगे, तो ये क्या हुआ, ये रिफ्लेक्टिव में काउंट होगा। तो रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट एक तरीके का टेक्निक है जहां पे टीचर आपको सेट ऑफ फ्लेक्सिबल क्वेश्चंस प्रोवाइड करती है। आप ऐसे लिख सकते हो सो दैट आपको ये याद रह सके कि अगर ये वर्ड आए एग्जाम में, रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट, रिफ्लेक्टिव मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल का सोचना, ठीक है। यहाँ पे टीचर जो है provides set of questions प्रोवाइड करती है, ठीक है। एंड आप उस पे वर्क करते हो, आप इस पे वर्क करके स्टूडेंट वर्क ऑन इट एंड enhance their learning, वो अपना लर्निंग को इनहांस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखोगे इसमें, इस टेक्निक में हर एक स्टूडेंट को कुछ ना कुछ क्वेश्चंस दिया जाता है लेसन को कंप्लीट करने से पहले, ठीक है। एंड उसमें उनको अपना रिस्पॉन्स सबमिट करना होता है। जैसे कि मान लो मैं कोई कोर्स करा रही हूँ आपको, ठीक है, मैंने आपको एक्सेल का कोर्स कराया है। अब मैं एक्सेल का कोर्स कंप्लीट होने से पहले आपको एक क्वेश्चनर जैसा दूंगी जिसमें आपको फिल आउट करना होगा कि आपको ये कोर्स में सबसे अच्छा क्या लगा, आपने ये कोर्स से कुछ सीखा या नहीं सीखा, आपको ये कोर्स से क्या फ़ायदा होने वाला है, ये कोर्स में आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया या नहीं किया गया, ठीक है। ओवरऑल आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, आपको इस कोर्स को लेकर के फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो ये सब क्वेश्चन किससे, ये कोर्स से ही रिलेटेड है,
ये सारा क्वेश्चन। तो ये आपको दिया जाता है सो दैट हम आपका डिटेल्स भी कैप्चर कर सके, डेटा भी कैप्चर कर सके कि आपको कैसा लगा। तो ये हो जाता है आपका रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट। क्या होता है? रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पर्पस के बेसिस पे भी आपका इवैल्यूएशन होता है, पर्पस के बेसिस पे। तो यहाँ पे लिख लो, अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू PURPOSE, अकॉर्डिंग टू पर्पस आपका कितना सारा इवैल्यूएशन का स्टेजेस होता है। एक होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, नेक्स्ट हो गया एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, नेक्स्ट हो गया अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एंड नेक्स्ट हो गया प्रोफिशिएंसी टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब इसमें से कुछ एक आध वर्ड है जिसका तो मीनिंग आप ऐसे ही बता दोगे, जैसे कि डायग्नोस्टिक टेस्ट हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, एप्टीट्यूड आपका स्किल्स, अचीवमेंट आपने कितना अचीव किया है, एंड प्रोफिशिएंसी आप प्रोफिशिएंट हो या नहीं हो। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट बेसिकली ये आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि आपका लर्निंग कहाँ कहाँ है एंड प्रॉब्लमेटिक एरिया कहाँ कहाँ है। हम ये जानने के लिए करते हैं कि आपको आता कितना है, एरियाज ऑफ लर्निंग को ये कवर करता है। इसका कीवर्ड याद रखना, ये आपको आइडेंटिफाई करता है कि लर्नर का नीड क्या है, उसको एक्सेल प्रॉपर से आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो उसका नीड है कि उसको एक्सेल अच्छा से सिखाया जाए। ठीक है, आपका जो प्रोफाइल सिलेक्ट हुआ है, जिस पर्पस के लिए आप यहाँ आए हो, वो आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, ये आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट से पता लगता है। एप्टीट्यूड टेस्ट से हमें पता लगेगा कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपको कितना आता है। पोटेंशियल टैलेंट हम चेक करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल आपका टैलेंट हम चेक करते हैं किसी भी स्पेसिफिक कोई टास्क को करने के लिए आपके पास वो स्किल है या नहीं है। जैसे कि अगर आप कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करोगे तो हम ये चेक करेंगे कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है या नहीं है। जैसे कि आप टीम को गाइड करने वाले हो तो हम ये चेक करेंगे कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल है या नहीं, आपके अंदर मोटिवेशनल स्किल्स है या नहीं है। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट में कंसिडर किया जाएगा। अचीवमेंट टेस्ट में जहां हम चेक करते हैं कि एट द एंड ऑफ कोर्स आपको कितना अचीव हो पाया, आपने कितना अचीव कर पाया, आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में हम देखेंगे कि आप प्रोफिशिएंट हुए या नहीं हुए। यहाँ पे हम देखेंगे कि आप जो हो, आप में अगर मान लो ये कोर्स को आपने कंप्लीट किया, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप इसमें प्रोफिशिएंट हो पाए या नहीं हो पाए। जैसे कि हम मास्टर्स का एग्जाम देते हैं, एमकॉम, जैसे कि हम बीकॉम का एग्जाम देते हैं, तो हम ग्रेजुएट होने के बाद हम चेक करते हैं, लास्ट एग्जाम में पता चलता है कि हाँ हम हुए या नहीं हुए प्रोफिशिएंट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये बेसिकली आपका मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट को चेक करने में हेल्प करता है। तो लिख सकते हो यहाँ पे आप, एप्टीट्यूड टेस्ट आपका एक मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट कैप्चर करता है। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट इज अ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट मतलब क्या हो गया, जहां पे हम मैक्सिमम एरिया कवर कर रहे हैं आपके नॉलेज एंड एबिलिटी को चेकआउट करने के लिए। अचीवमेंट टेस्ट बेसिकली आपका अचीवमेंट मतलब आपको कुछ आया या नहीं, आपका प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए होता है, हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, आपका अभी तक का अचीवमेंट क्या था क्या नहीं। एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली आपका स्किल्स के लिए स्किल्स चेक करने के लिए होता है, आपका एबिलिटी चेक करने के लिए होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप कस्टमर को हेल्प करने वाले हो और आप में कम्युनिकेशन स्किल्स तो होना ही चाहिए। आप टीम को गाइड करने वाले हो, लीडर स्किल्स तो होना ही चाहिए। स्पीड एंड पावर टेस्ट, जहाँ पे हम स्पीड टेस्ट देखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट क्या होता है? टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट मतलब हुआ कि आप जब किसी का भी पर्सनालिटी, बिहेवियर, एटीट्यूड कैप्चर कर रहे हो, जैसे दो ऑप्शन देख, ट्रू या फॉल्स, यस या नो। ठीक है, तो दिस इज अ टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट। अब ग्रेड के बेसिस पे भी आपका डिवीजन है। अगर हम ग्रेड की बेसिस पे बात करें, अकॉर्डिंग टू ग्रेड, ग्रेड के बेसिस पे आपका दो है, वन इज आपका डायरेक्ट और एक हो गया आपका इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट एंड
इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट मतलब होता है कि आपका जैसे कि डायरेक्ट मार्क्स जैसे दे देते हैं आपको। डायरेक्ट में क्या होता है, आपका जो कुछ भी परफॉर्मेंस है, जो कुछ भी परफॉर्मेंस है उसको एसेस किया, ठीक है, एंड उसको लेटर ग्रेड्स में दे दिया, ठीक है, कोई और दिक्कत नहीं। जैसे कि आपको लाइक 90 आउट ऑफ 100 हो गया तो ये डायरेक्ट हो गया, अब इसका हम लोग A+ लिख लिए, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट का दो बाइफर्केशन है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेटर ग्रेड दिया जाता है एंड उसको अलग अलग मोड से फिर डिफरेंस किया जाता है। एक होता है आपका एब्सोल्यूट ग्रेडिंग और एक हो जाता है आपका एब्सोल्यूट ग्रेडिंग के साथ साथ रिलेटिव ग्रेडिंग, रिलेटिव ग्रेडिंग, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग एंड रिलेटिव ग्रेडिंग। अगर मैं एब्सोल्यूट ग्रेडिंग को मैं AG लिख रही हूँ, रिलेटिव ग्रेडिंग को मैं RG लिख रही हूँ। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग की बात करूँ तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग मतलब हुआ कि आपने पहले से कुछ क्राइटेरिया सेट कर रखा है। जैसे क्या क्राइटेरिया हो गया, जैसे कि आपने अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट में लिखा देखा होगा 75% एंड अबव हो गया, ठीक है। ये आपका डिस्टिंक्शन फेज में जाएगा, इसको डिस्टिंक्शन का रैंक मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लिख ले 60% एंड लेस देन 75, तो ये आपका जाएगा फर्स्ट डिवीजन में, फर्स्ट डिवीजन में, ठीक है। फिर हमने लिख लिया लाइक 45% एंड लेस देन 60, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड डिवीजन, सेकेंड डिवीजन। फिर से आपका हो गया 60, हाँ, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 33% एंड लेस देन 45%, तो ये हो गया आपका थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। उसके बाद 45 से भी कम अगर आता है किसी का, 45 से कम तो 33 है ना, नहीं 33 से कम, ठीक है। किसी का अगर मार्क्स बिलो 33% आता है, बिलो 33%, तो उसका जाएगा अनसैटिस्फैक्टरी में। तो हमने क्या किया, एक ऐसा क्राइटेरिया सेट कर लिया। अब मान लो किसी स्टूडेंट का आएगा 65% मार्क्स, तो हम उसको 65 तो लिखेंगे बट साथ ही साथ हम उसका फर्स्ट डिवीजन भी लिखेंगे। फर्स्ट डिवीजन क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्राइटेरिया सेट करके रखा है, इसके बेसिस पे हम उसका डिवीजन डिसाइड कर रहे हैं। अब किसी स्टूडेंट को 33% आया, 33% का थर्ड डिवीजन जाएगा, ठीक है, वैसे करके मार्क्स दे दिया। तो ये हो गया एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। रिलेटिव में क्या होता है, रिलेटिव में आपका जैसे कि आप जब पब्लिक एग्जामिनेशन देते हो, पब्लिक एग्जामिनेशन देते हो, एंड पब्लिक एग्जामिनेशन में क्या होता है, जैसे कि NTA का जो एग्जाम आप दे रहे हैं, इसमें आपका ही सिर्फ एग्जामिनेशन आपका आपके क्लासमेट से, आपके फ्रेंड से डिसाइडेड नहीं हो रहा है, कोई सिस्टम ग्रेड से नहीं हो रहा है, बल्कि आपका जो यहाँ परफॉर्मेंस होगा, आप जैसा यहाँ पे परफॉर्म करोगे उसको हम पूरे पब्लिक से कंपेयर करेंगे, जो जो वो एग्जाम दे रहे हैं। तो ये हो गया रिलेटिव, रिलेटिव ग्रेडिंग, जहां पे आपका जो परफॉर्मेंस है आपका खुद का ग्रुप से नहीं बल्कि आपका बाकी सबसे रिलेटिव, ठीक है, आपका डिसाइड करे, आपके ही से नहीं बल्कि जो आपका एक कर्व से डिसाइड हो रहा है, ठीक है, ग्रेडिंग कर्व। तो ये हो गया आपके पॉइंट्स जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में बेसिकली इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ तक तो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड कवर हो गया है। इसके बाद हमारा डिजिटल इनिशिएटिव स्टार्ट होगा, तो डिजिटल इनिशिएटिव मैं आपको अलग से क्लास में कराऊंगी, ठीक है, जो आपका हायर एजुकेशन का भी पार्ट है। स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, मूक हो गया, ठीक है, NMEICT इसका फुल फॉर्म। वैसे तो ये सब हमने बहुत अच्छे से ऑलरेडी एक क्लास में किया हुआ है, बट फिर से कर लेंगे। बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड आपका यहाँ तक ही है, टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका यूनिट है वो यहाँ तक ही है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर कहीं कुछ डाउट हो डेफिनेटली कमेंट करना, मैं हेल्प आउट कर दूंगी। थैंक यू सो मच।